हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिक्स रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास, कि भारत का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ हुई है, वो चीज़ें कि कैसे हमारा संविधान बना, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो टॉपिक होगा, ये इससे एग्जाम में एक नया क्वेश्चन बनता ही है 100%। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है कंपटीशन पेपर क्रैकर्स भी आप लाइक कीजिएगा, जिसपे उसकी सारी पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास मतलब किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम बनते हैं, कुछ कानून बनते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश के नागरिकों की स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ हम लिखित जो है लाइन लिख देते हैं या लिखित प्रावधान कर देते हैं। ठीक है, इन्हें क्या होता है, इन्हें जो है संविधान में क्या संविधान इन लाइनों से मिलकर बना है कि हम जिससे कि व्यक्ति जो है उनके लिए क्या क्या स्थायी प्रावधान है, क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें इसलिए हैं जिसकी पूर्ति के लिए भारतीय संविधान द्वारा जो है की जाती है। मतलब इसकी पूर्ति कैसे की जाती है, भारतीय संविधान द्वारा की जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान को विकास के चरणबद्ध तरीकों से अध्ययन किया गया है। ठीक है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, तो इसके जो भारत के जो विकास है उनको चरणबद्ध तरीके हम देखेंगे। तो पहला हमारा तरीका है जो हम देखेंगे वो देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, क्या देखेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रथम प्रयास था। क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासन है उसमें ब्रिटिश कंपनी का क्या था, ब्रिटिश का जो नियंत्रण था, जो हम पे उन्होंने क्या किया, क्या हम पे जो उन्होंने नियंत्रण करने की कोशिश की, उसका पहला प्रयास था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, लिखित नियम प्रस्तुत किए कि इस अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी। ये सारी चीजें क्या की गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के लिए की गई। ठीक है, इसमें जो बंगाल के गवर्नर जनरल ने जो 3 प्रांतों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। मतलब जो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को 3 प्रांतों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया तथा 1774 में कोलकाता में क्या किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, मतलब इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा इससे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से, तो इससे पूछा जाएगा कि इसमें आपको पता चल गया कि कुछ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसने पहली बार लिखित नियम क्या प्रस्तुत किए जिससे इनमें प्रावधान था और सजा का प्रावधान भी था। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई, तो आपको ध्यान रखना है 1774 में हुई थी। किस एक्ट के अंतर्गत हुई थी, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, इतना सा पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ठीक, अब इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट में क्या हुआ, द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत द्वैध शासन मतलब 2 संस्थाएं बनी। एक तो बनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या थी, ये व्यापारिक मामलों में फैसला देती थी। मतलब जो व्यापार के मामले होती थी उसमें क्या करती थी, फैसला देती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, दूसरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या करती थी, जितने भी राजनीतिक मामले होती थी उनमें निर्णय लेती थी। तो कौन कौन सी बनी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनी जो व्यापारिक मामलों में फैसला देती थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनी दूसरी जो राजनीतिक मामलों में निर्णय लेना होता था। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, मतलब पहली बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ, तो आप लगाएंगे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक, उसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट।
इसमें क्या था कि बोर्ड के जो सदस्य थे एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। मतलब जो अंग्रेज थे, उनके जो बोर्ड के सदस्य थे, उनके जो कर्मचारी थे, उनको जो है जो वेतन मिलता था, भत्ता मिलता था, वो कंपनी की तरफ से नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय राजस्व से, क्या भारत की जो पूंजी है, जो हमारा लगान वगान जाता था, वहां से क्या होगा, वो वेतन उनको मिलेंगे। ये था 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था, कंपनी के व्यापारी एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार तथा चीनी के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। गवर्नर जनरल की सरकार को भारत की सरकार बना दी गई। ठीक है, तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को भारतीय परिषद का नाम दिया गया। मतलब बेसिकली हुआ क्या, 1813 के चार्टर एक्ट में जो कंपनी था, उसका जो व्यापारिक अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन उन्होंने क्या काम किया, जो चीनी का व्यापार था हमारे साथ, चीन के साथ, उसको सिर्फ लागू रखा कि चीनी आएगी, उसके साथ हम व्यापार करेंगे चीनी का। किससे? चीन से। फिर दूसरा इन्होंने क्या काम किया कि गवर्नर जनरल की सरकार थी, उसको क्या बोला इन्होंने कि भारत की सरकार है। तीसरी चीज क्या बोली इन्होंने कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसको भारतीय परिषद का नाम दिया। यह था 1813 का चार्टर एक्ट। तो इससे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस चार्टर एक्ट के साथ एक व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था, व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट द्वारा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बचे हुए एक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया तथा भारतीय कानूनों के वर्गीकरण के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठित किया गया। तो अगर पूछा जाए कि 1833 का चार्टर एक्ट क्या है बेसिकली, तो क्या था कि कंपनी का जो बचा हुआ एक अधिकार था, उसको भी समाप्त कर दिया गया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक, अब हम देखते हैं 1858 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ बेसिकली, जब 1857 की क्रांति हो गई तो ब्रिटिश इंडिया ने क्या काम करा, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका अधिकार समाप्त कर लिया गया। फिर सीधा जो हमारा नियंत्रण लिया गया, वो हम किसके नियंत्रण में आ गए, पहले हम कंपनी के नियंत्रण में थे, अब हम पर जो नियंत्रण हुआ वो सीधा ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण हो गया। मतलब अब हम सीधे ब्रिटेन की संसद का, किसके नियंत्रण हो गए, ब्रिटेन की संसद के। तो इस अधिनियम द्वारा जो भारत के मंत्री के पद थे तथा 15 सदस्यों वाली भारतीय परिषद का गठन हुआ। ठीक है, जो कि भारत को देखेंगी। तो इसमें बेसिकली क्या पूछा जाएगा, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें क्या पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के बाद जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया, हम किसके नियंत्रण में आ गए, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गए। ठीक, अब हम देखते हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक, आप इसके नोट्स भी बना सकते हो कि नोट्स जीके जो लिख रखे हैं वो सारे आप नोट्स अपनी नोट्स पे बना लोगे, कॉपी पर बना लोगे और आप अच्छे से उन्हें और समझ जाओगे। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा काव्यपालिका, मतलब जो काव्यपालिका थी, उसमें परिषद का विस्तार व विकेंद्रीकरण किया गया। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व को मनोनीत कर सके। ठीक है, और अध्यादेश जारी कर सके। तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इस चार्टर एक्ट से, अगर आएगा तो क्या पूछा जाएगा कि अध्यादेश कब जारी हुआ। तो 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके अंतर क्या हुआ, अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। ठीक है, अब हम बात करते हैं नए की, जो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या था कि भारत परिषद का और अधिक विस्तार किया गया। ठीक है, परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को शामिल किया गया। सदस्यों को लोकहित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। मतलब आप किसी भी अंग्रेज से, जो भी अधिकारी था, कि अगर आप उससे भी पूछ लेते कि भारत की कैपिटल क्या है, अगर उसने
उस टाइम क्या हुआ, अगर दिल्ली होती, उसने अगर पंजाब भी बता दी होती तो क्या था, अगर पंजाब भी मानी जाती, आप उससे दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे कि पंजाब नहीं दिल्ली है। ठीक है, मतलब पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था किस एक्ट के अंतर्गत, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 की। इसमें क्या था कि तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड मिंटो एवं भारत मंत्री जो थे लॉर्ड मेयो ने क्या 1986 से, ठीक है, मतलब 1986 से 1960 के दौरान कुछ संवैधानिक सुधार किए। ठीक है, तो इसको 86 नहीं, 1906 से 1907 कर लेना आप। यहाँ पे 1906 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 1907। ठीक है, तो क्या हुआ, 1906 से 1907 के दौरान क्या हुआ, कुछ संवैधानिक सुधार किए, जिसे क्या बोला गया, लॉर्ड मिंटो सुधार भी कहा गया। ठीक है, नंबर 1 सुधार क्या किया उन्होंने कि भारतीय परिषद में जो संख्या थी वो 16 संख्या थी, उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 60 कर दिया गया। मतलब जो भारतीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 16 से 60 कर दी गई। ठीक है, दूसरी, पहली बार बजट प्रस्ताव पेश करने तथा मत देने का अधिकार दिया गया कि आप पहली बार क्या कर सकते हो, बजट पेश कर सकते हो और मत दे सकते हो। दूसरा क्या हुआ, भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कब की गई, तो आप लगा देना भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत। ठीक है, तो नया देखते हैं अधिनियम अपना, नया आता है 1919 भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है इसको, किसको, भारत शासन अधिनियम 1919 को। इसमें इन्होंने कुछ क्या किए, प्रावधान किए। नंबर 1 जो प्रावधान था, केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय बना दिया, मतलब एक केंद्रीय विधान परिषद कर दी, दूसरी राज्य परिषद कर दी। ठीक है, फिर दूसरा अधिनियम क्या किया कि विधानसभा मताधिकार का विस्तार किया, जिसमें संप्रदाय निवासरत संपत्ति को अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो क्या किया गया, इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनीय बना दिया, एक केंद्रीय विधान परिषद और एक राज्य विधान परिषद। ठीक है, और इसने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया, एक निवासरत अधिकार बना दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। भारत में बढ़ती हुई स्वशासन की मांग को पारित किए गए इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान थे। मतलब जब भारत में स्वशासन की मांग बढ़ रही थी कि हम भारत आज़ाद कराएंगे, ठीक है, तब क्या हुआ, इन्होंने कुछ भारतीयों को कुछ प्रावधान दिए कि हम ये बना देते हैं, आप स्वशासन की मांग ना करो। ठीक है, तो पहला प्रावधान क्या था, इस अधिनियम में अखिल भारतीय परिसंघ को प्रस्ताव रखा गया, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतें तथा 6 कमिश्नरी क्षेत्र तथा भारतीय रियासत जो थी उनको मिलाकर प्रस्तावित किया गया। दूसरा क्या था, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को पृथक इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई और प्रांतों में द्वैध शासन जो व्यवस्था थी वो उसको समाप्त कर दिया गया। नंबर 3, प्रत्येक प्रांत में एक कार्यपालिका तथा एक विधानमंडल का प्रस्ताव रखा गया। दूसरा, नंबर 4 क्या था कि बर्मा को म्यांमार मतलब उसको भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, और नंबर 5 क्या था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 1935 के, तो इसमें पूछा जाएगा कि बर्मा म्यांमार मतलब भारत से कब अलग हुआ, तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, और एक विधानमंडल तथा एक कार्यपालिका का प्रस्ताव रखा गया। और तीसरी चीज पूछी जाएगी कि द्वैध शासन व्यवस्था कब समाप्त की गई, तो आप लगा देना 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। ठीक है, इस अधिनियम में भारतीय संविधान एक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हमारे संविधान का यह सबसे बड़ा देशी स्रोत था। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज जितने भी भारत का संवैधानिक इतिहास था वो सारा कवर कर लिया। अब कल हम
जितने भी संविधान, जैसे हमारे कैसे कैसे हमारी संविधान सभा बनी, वो सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।